हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कह रहे हैं मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मांग की लोच का कौन सा दरअसल प्रकार है, मतलब कि सापेक्षिक लोचदार मांग, समलोचदार मांग, यहाँ पर जो है सापेक्षिक बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना कुल मिलाकर के 5 अलग अलग श्रेणियां देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अधिक लोचदार है या कम लोचदार है, या फिर इकाई के बराबर लोचदार है, या फिर अनंत लोचदार है, या फिर शून्य लोचदार है। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर मांग की लोच के लिए 5 श्रेणियां देखेंगे। इससे संबंधित जो है हमने एक वीडियो पहले ही अपडेट दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने मांग की लोच को समझाया था और किस तरीके से मांग की लोच का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया जाता है, ये भी मैंने बताया था। तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब कि मांग जो है पूरा का पूरा घट बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है ना, इसको आइए परिभाषित करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में नगण्य परिवर्तन होने से, मतलब कि मूल्य में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, लगभग 9 के बराबर। तो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में नगण्य परिवर्तन होने की वजह से मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए, मांग में कैसा परिवर्तन, अनंत परिवर्तन हो जाए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, जबकि मूल्य में थोड़ा सा ही परिवर्तन आया है और मूल्य में यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आने की वजह से मांग की मात्रा में जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। तो ऐसी स्थिति में ही हम लोग कहते हैं उसे पूर्णतः लोचदार मांग। समझ में आ गया होगा कि मांग में बहुत कम परिवर्तन और मूल्य में बहुत कम परिवर्तन और मांग की मात्रा में बहुत ज़्यादा जब परिवर्तन आ जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इसको हम लोग डायग्राम से भी देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आगे कि इसे ही हम लोग अनंत लोचदार मांग भी कहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पर से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये अनंत लोचदार मांग भी कहलाता है, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग का ये वैकल्पिक नाम है या फिर दूसरा नाम है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अन्य शब्दों में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हमने लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यदि मूल्य स्थिर हो, लगभग जो हम लोग कह रहे थे ना कि नगण्य परिवर्तन हो रहा है, उसको आप स्थिर मान लीजिए लगभग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बात अगर करें परिवर्तन का तो मान करके चलिए कि कोई जो है 1 करोड़ की वस्तु है और उसमें 10-20 रुपये का या 100 रुपये का परिवर्तन आ गया है, तो ये कोई खास परिवर्तन थोड़े ना हुआ। तो इसलिए हम करोड़ों रुपए की वस्तु की बात कर रहे हैं और इसमें सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये का परिवर्तन आया है, तो ये एक नगण्य परिवर्तन माना जाएगा और इसको आप लगभग स्थिर ही समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो दूसरे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि यदि मूल्य स्थिर हो और मांग में अनंत परिवर्तन हो जाए तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यानी कि बहुत कम लाइन में यहाँ पर जो है हमने डिफाइन कर दिया कि पूर्णतः लोचदार मांग क्या होता है, ठीक है। मूल्य क्या है, स्थिर, और मांग की मात्रा में कैसा परिवर्तन, अनंत परिवर्तन हो रहा है। आइए इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकली या फिर डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने माना है, हमने लिखा है लेट डेल्टा Q% जो है यहाँ पर 50% हमने दिखाया है, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 50% का परिवर्तन आया है और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 0, यानी कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप ये कह सकते हैं। तो मूल्य अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यानी कि मूल्य स्थिर है। तो इस तरीके से हमने देखो डायग्राम में कैसे खींचा हुआ है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और यहाँ पर देखिए ये वाला वाई एक्सिस, इस प्रकार से जब खींच लेते हैं तो यहाँ पर हमने दे दिया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये मूल बिंदु है। उसके बाद चूंकि हम लोग मूल्य को कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पर, तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है वस्तु का मूल्य और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखना है, मांग की मात्रा हमने लिख भी दिया है। तो ओ से लेकर के पी तक ये जो मूल्य है ये तय हो गया कि इस लेवल तक हमारा प्राइस रहेगा। ये प्राइस ना ही इधर बढ़ेगा और ना ही जो है ये इधर नीचे घटेगा, मतलब कि ये ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला, बिल्कुल यहीं पर स्थिर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मांग की मात्रा कभी क्या है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, मतलब मांग जो है वो बहुत ज़्यादा घट रहा है या फिर बढ़ रहा है।
घट रहा है या फिर और भी ज़्यादा इधर बढ़ रहा है। लेकिन ये जो मूल्य स्तर तय किया गया है ये ना ही इधर बढ़ रहा है ऊपर और ना ही नीचे इधर घट रहा है, जहीं का तहीं मूल्य हमारा टिका हुआ है। तो कह सकते हैं कि मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, अनंत परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं ED इक्वल टू इन्फानाइट से, मतलब कि अनंत लोचदार मांग इसी को कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अनंत लोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है या फिर पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है। तो ये आकृति हमारा देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, और इसी के पैरेलल में ये वाला देखो मांग वक्र बन गया। ये वाला जो रेखा है ये दरअसल मांग वक्र ही है, आप इसको DD भी नाम दे सकते हैं। तो ये मांग वक्र ही है जो कि बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, जबकि एक्चुअल में जो मांग वक्र बनता है वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं डाउनवर्ड बनता है, ऊपर से नीचे आते हुए। लेकिन यहाँ पर जब हम पूर्णता लोचदार का संदर्भ देख रहे हैं तो ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्णता लोचदार मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, हालांकि एक चीज और ध्यान रखना कि जो मांग की मात्रा है वो एक्स एक्सिस पर लिखा गया है, इसलिए एक्स अक्ष को हम लोग मात्रा अक्ष भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्णता लोचदार मांग वक्र की आकृति मात्रा अक्ष के समांतर है, क्योंकि मात्रा अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष के समांतर ही ये देखो मांग की रेखा हमारा बन गया है पूर्णता लोचदार मांग में। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि मूल्य में 50% का परिवर्तन और मांग की मात्रा में 50% का परिवर्तन और मूल्य में क्या 0% का परिवर्तन। तो मूल्य जहीं का तहीं स्थिर रहा, ना ही इधर बढ़ा ना ही घटा। लेकिन मांग की मात्रा जो है वो आप कह सकते हैं कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, इसलिए हमने लाइन नहीं खींचा। आप चाहे तो इस प्रकार से भी लाइन खींच सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इधर जो है मात्रा घट गया। जैसे मान लीजिए ये O से लेकर के Q तक पहले की मात्रा थी, तो ये घट करके मान लो कि OQ से लेकर के OQ1 हो गया है, घट गया। यानी कि अब हो सकता है कि उसी प्राइस पर मांग की मात्रा बढ़ भी जाए, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि OQ अगर पहले था, O से लेकर के Q तक मांग था, तो उसी सेम प्राइस पर जो है वो अब O से लेकर के Q2 तक हो जा रहा है, यानी कि मांग की मात्रा बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, क्योंकि मात्रा में परिवर्तन जरूर हो रहा है लेकिन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही मूल्य इधर बढ़ रहा है और ना ही इधर नीचे मूल्य घट रहा है। अब ये कह सकते हैं कि मूल्य स्थिर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर मूल्य को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा P% इक्वल टू 0, और मांग की मात्रा में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हो रहा है, तो 10, 20, 50, 100 जितना लिखना आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं मांग की लोच के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी कि डेल्टा Q% कितना हमने लिया था 50, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 50, और डेल्टा P% चूंकि मूल्य में कोई प्रतिशत परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो इसको हम बोलेंगे शून्य परिवर्तन। तो किसी भी संख्या को शून्य से भाग करोगे तो क्या आएगा, अनंत लोचदार आएगा। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर इसी बात के लिए एक चीज़ नोट किए हुए हैं, जो कि मैंने पहले हालांकि पढ़ दिया है, समझा दिया है आपको सारी चीज़ें। कह रहे हैं कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की जो आकृति है वो एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा अक्ष के समांतर होती है। मतलब कि जो पूर्णतः लोचदार मांग वक्र है ये समांतर किसके होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। और चूंकि एक्स अक्ष को ही हम लोग कहते हैं मात्रा अक्ष, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की आकृति मात्रा अक्ष के समांतर होती है, अर्थात क्षैतिज होती है, यानी कि हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल इसी को बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज होना। ठीक है। और ये जो ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल में बनता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, चलिए, यानी कि वर्टिकल। और ऐसे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में बनता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखें दूसरी श्रेणी मांग की लोच का। ये देखो दूसरा श्रेणी कौन सा है, तो सापेक्षिक लोचदार मांग, जिसको हम लोग अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। देखो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसका नॉमिकल वैल्यू जो है ना 1 से अधिक होगा, यानी कि ED ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या कह रहे हैं। चूंकि मांग की लोच क्या होगी, 1 से अधिक, तो इसलिए ध्यान रखो किस प्रकार से डेफिनेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उससे अधिक अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। यानी कि मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, अधिक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। किसकी तुलना में,
जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है ना, उसकी तुलना में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है मांग की मात्रा में। तो मांग की मात्रा में हुआ है ज़्यादा परिवर्तन और मूल्य में हुआ है कम प्रतिशत का परिवर्तन। तो इस तरीके से आप इसको बोलेंगे सापेक्षिक लोचदार मांग। और सापेक्षिक लोचदार मांग को ही हम लोग कहते हैं अधिक लोचदार मांग, यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर आप इसको कह सकते हैं सीधे तौर पर केवल लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिक डिमांड, या फिर इसको आप इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कह सकते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी इज मोर देन वन भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से जो है नॉमेरिकल वैल्यूज को लेकर के टेबल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि डेल्टा क्यू परसेंट आपका कितना है 50%, है ना। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है 50% का, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कम दिखाना है तो 50 की तुलना में थोड़ा सा कुछ ना कुछ वैल्यू कम ले लो। तो हमने यहाँ पर 25 ले लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लगा दीजिए डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। ये फॉर्मूले से ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हमने कितना माना है 50, यानी कि मांग की मात्रा में ज़्यादा प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है किसकी तुलना में, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में। तो देखो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 25, तो 50 को 25 से हमने भाग दिया, 1 से अधिक निकला, कितना निकला ये 2, तो 1 से अधिक है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ईडी ग्रेटर देन 1। और ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 से अधिक लोचदार हो गया ये मांग वक्र, जहां पर आप देख सकते हैं कि मांग की रेखा के लिए यहाँ पर किस प्रकार से पहले एक्स एक्सिस खींचा गया, फिर जो है यहाँ पर वाई एक्सिस खींचा गया, और उसके बाद ये मान लिया गया कि यहाँ पर पहला प्राइस है, यानी कि ओ से लेकर के P1 तक पहला प्राइस, और इसी प्राइस पर मांग की मात्रा कितनी है OQ1। लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पर जो है क्या होता है घट जाता है, तो घटने पर यानी कि प्राइस घटने पर थोड़ा सा कमी आया, क्योंकि देखो मूल्य में कम प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 25 दिखा रहे हैं मतलब कम और 50 मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मांग की मात्रा में ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो ये जो मूल्य वाला गैप बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसकी तुलना में हम इधर चौड़ाई ज़्यादा दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो देखो जैसे ही मूल्य घटा तो मूल्य के घटने से मांग की मात्रा क्या हुआ बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का स्पेस कम है। यहाँ पर कम हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमने कह रहे हैं बार बार डेफिनेशन में कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कम हुआ है और उसकी तुलना में मांग की मात्रा में ज़्यादा प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो देखो हम लोग जानते हैं मांग के नियम के अनुसार कि जैसे ही मूल्य घटेगा तो मांग की मात्रा बढ़ेगा। तो मूल्य घटा मात्र 25%, जबकि मांग बढ़ गया 50%। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो कि मूल्य बढ़ गया 25%, अब मूल्य बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है मात्र 25%। पहले यहाँ पर मूल्य था, अब यहाँ पर हो जा रहा है, लेकिन मांग की मात्रा में 50% की जो है वो कमी आ गई है। आप इस बात को ध्यान रखिए, मतलब कि यहाँ पर मूल्य में फिर से हम कह सकते हैं कि कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, जबकि मांग की मात्रा में ज़्यादा प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को मिलाते हुए एक मांग वक्र खींचिए नीचे जाते हुए इस प्रकार से। यही आपका जो डी है, यही जो आपका लाइन बना ना नीचे जाते हुए, यही है मांग की रेखा जिसकी इलास्टिसिटी 1 से अधिक होती है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो आगे हमने जो है किस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर तीसरा जो ये श्रेणी है ना मांग की लोच का, ये क्या कह रहा है, समलोचदार मांग। इसका नाम क्या है, समलोचदार मांग। सम मतलब बराबर, मतलब जितना प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में हो रहा है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन अगर मांग की मात्रा में भी होगा, तब उसी को हम लोग बोलते हैं समलोचदार मांग, यानी कि इक्वल इलास्टिक डिमांड या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि जिस अनुपात में, यानी कि जिस रेशियो में देखो क्या हो रहा है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है या फिर मूल्य में परिवर्तन हो रहा है जिस भी अनुपात में, लेकिन उसी अनुपात में अगर मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाए तो हम उसको कहते हैं समलोचदार मांग। क्या कहते हैं, समलोचदार मांग। क्यों, क्योंकि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में हमारा जो है वो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दोनों समान रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, तब उसी को हम लोग कहते हैं समलोचदार मांग। इसे ही हम लोग जो है इकाई लोचदार मांग कहते हैं, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, या फिर आप यूनिट इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। अब इसी चीज़ को देखिए हमने किस प्रकार से न्यूमेरिकल में और टेबल में लिया हुआ, सॉरी डायग्राम में लिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि मांग की मात्रा में 50% का परिवर्तन है और मूल्य में भी 50% का ही परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मूल्य और मांग की मात्रा में दोनों में समान रूप से परिवर्तन आया है, तो यहाँ आपका जो मांग की लोच हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब इकाई लोचदार मांग या फिर समलोचदार मांग इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लीजिए, उसके बाद ये पहला प्राइस है,
ये पहले मांग की मात्रा है, मतलब OP1 प्राइस के पास हमारा जो डिमांड है वो डिमांड है OQ1, और जैसे ही प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पर घट गया तो कितना घटा, 50% घटा है। तो मांग की मात्रा अगर यहाँ पर OQ1 से आगे बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, 50% ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर जितना मूल्य में कमी आया उतना ही मांग की मात्रा में वृद्धि हुआ, मतलब दोनों समान रूप से परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर जो है वो मूल्य मान लो कि बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 50%, और मांग की मात्रा अगर घटा है तो पहले के अपेक्षा कितना घटा है, 50%। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, या तो मूल्य बढ़ता है या फिर मूल्य घटता है, तो परिवर्तन ही ना है। तो 50% अगर मूल्य बढ़ा है तो मांग की मात्रा 50% घटा है, अगर मूल्य 50% घटा है तो मांग की मात्रा 50% बढ़ा है। तो इस तरीके से ये तीनों जो पॉइंट मिल रहे हैं, तीनों को मिलाते हुए एक मांग की रेखा खींच दीजिए। यही आपका ऋणात्मक ढाल वाला एक मांग की रेखा है, जिसकी इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर काम करना होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर स्पेस सेम है, यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस सेम टू सेम है। तो इस तरीके से इसको समलोचदार मांग कहते हैं। अब आइए हम लोग अगली श्रेणी पर जाते हैं, चौथी श्रेणी में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है क्या, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कम लोचदार मांग। तो देखो हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है, यानी कि मूल्य में अब ज़्यादा परिवर्तन होगा और मांग की मात्रा में कम परिवर्तन होगा, तो सीधी बात कम लोचदार मांग होगा, यानी कि मांग कम लोच होगा, कम परिवर्तन होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जिस अनुपात में यहाँ पर मूल्य में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो मांग की लोच सापेक्षिक बेलोचदार होती है। इस बात को ध्यान रखिए। क्या कह रहे हैं, फिर से देखो, कह रहे हैं कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, यदि उससे कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो, कैसा हो रहा है, कम अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मांग में सीधा तौर पर कह लो कि कम परिवर्तन आ रहा है और मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो इसी स्थिति में चूंकि मांग कम अनुपात में परिवर्तन हो रहा है मूल्य के तुलना में, तो इसी वजह से इसको सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहते हैं, और दूसरे नाम से भी जाना जाता है कम लोचदार मांग, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर सीधे तौर पर आप इसको बेलोचदार मांग भी कह सकते हैं, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसी बात को हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं पहले, फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे इसका। देखो हमने यहाँ पर लेट क्या किया है, मांग की मात्रा में 25% का परिवर्तन है ना, मतलब अब मूल्य में देखो 50% का परिवर्तन, तो ये तो गजब हो गया। हमने मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या रखा है, ज़्यादा, और मांग की मात्रा में देखो प्रतिशत परिवर्तन रखा है कम। तो मांग में कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ना, इसी वजह से तो कम लोचदार मांग कहलाता है ये, या फिर बेलोचदार मांग कहलाता है, क्योंकि मांग में ही कम प्रतिशत का परिवर्तन आया है और मूल्य में ज़्यादा प्रतिशत का परिवर्तन आया है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जब इस फॉर्मूले पर बैठाया तो डेल्टा Q% हमारा 25% है और डेल्टा P% हमारा 50 है। तो 25/50 अगर करते हैं तो 1/2 आ रहा है, 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि ये वैल्यू 1 से कम आ गया। और जब कभी भी वैल्यू 1 से कम आ जाएगा इस प्रकार से न्यूमेरिकली, तो आप कह लीजिए इसको क्या, ED <1, यानी कि यहाँ पर 1 से कम आया है आपकी इलास्टिसिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सापेक्षिक बेलोचदार मांग है या फिर कम लोचदार मांग है। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप खींच लीजिए, उसके बाद ये पहले का प्राइस है ना, O से लेकर के P1 तक पहले का प्राइस है, O से लेकर के Q1 तक पहले का मांग की मात्रा है। अब देखो मूल्य अगर घट रहा है तो ओनली 50%, केवल कितना, 50% कम हुआ है ना, लेकिन मांग की मात्रा देखो 25% का जो है वो यहाँ पर वृद्धि हुआ। अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि मांग की मात्रा में जो है यहाँ पर कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, मांग की मात्रा में कम प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, जबकि मूल्य के साइड में देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो ये 50% जो है मूल्य घट गया, लेकिन मांग अगर बढ़ा तो मात्र 25% बढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि मूल्य में यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन आया है और मांग की मात्रा में जो है कम परिवर्तन हुआ है। तो मांग कम परिवर्तन हुआ तो कम लोचदार। यहाँ पर देखिए मूल्य अगर 50% बढ़ भी जाता है तो मांग की मात्रा मात्र 25% घटता है, यानी कि मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मांग घट रहा है अगर तो बहुत कम घट रहा है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट मिला दिए, इसके हेल्प से जो हमने रेखा खींचा, यही है आपकी मांग की रेखा, जिसकी इलास्टिसिटी आप जानेंगे क्या है, <1 है,
यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, या फिर सापेक्षिक बेलोचदार मांग, या फिर केवल आप कह लो बेलोचदार मांग। चलिए अब सबसे आखिरी श्रेणी को हम लोग देखते हैं, इसका डायग्राम भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कब कहते हैं, जब मूल्य में खूब परिवर्तन आ रहा है लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर समझिए क्या कह रहे हैं कि जब मूल्य में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव यहाँ पर मांग पर नहीं पड़ रहा है, तब उसको हम लोग पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी कि मूल्य खूब जो है वो बढ़ रहा है, खूब जो है घट रहा है, लेकिन मूल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव कुछ भी जो है वो मांग की मात्रा पर नहीं पड़ा। मतलब कि चाहे वो वस्तु 2 रुपये में मिले, चाहे वो वस्तु 20 रुपये में मिले, चाहे वो वस्तु जो है वो 200 रुपये में मिले, मांग की मात्रा अगर ठान लिया है कस्टमर ने कि 100 यूनिट ही खरीदना है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं मूल्य जो है कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में ही हम लोग बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। जबकि पहले मूल्य कितना था 2 रुपया, अब मूल्य कितना हो गया 20 रुपया। तो वस्तु तो महंगी हो गई, और महंगी होने पर वस्तु जब भी महंगी हो जाती है तो मांग की मात्रा तो कम होना चाहिए था मांग के नियम के अनुसार, लेकिन कम अगर ना हो, है ना, जैसा का तैसा ही बना हुआ है कि 100 यूनिट ही पहले खरीद रहे थे, आज भी 100 यूनिट खरीदेंगे, और चाहे तो ये वस्तु कितना ही महंगा हो जाएगा, इसको हम 100 यूनिट ही खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए तो एक ढीठ इंसान की तरह मांग की जो मात्रा है वो जहीं का तहीं टिका हुआ है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसी को कहा जाता है क्या, पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो यहाँ पर देखिए और भी नाम है इसका, कह रहे हैं कि इसे शून्य लोचदार मांग यानी कि जीरो इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। क्योंकि मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो शून्य परिवर्तन आप बोल सकते हैं, मांग की मात्रा में क्या, शून्य परिवर्तन। तो इस ढंग से आप समझ गए होंगे कि पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होता है। आइए देखते हैं कि अब न्यूमेरिकली और डायग्रामेटिक एक किस प्रकार से दिखेगा। तो हमने लेट क्या किया है, मांग की मात्रा में 0% का परिवर्तन, क्योंकि मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कुछ ना कुछ हमने नॉमिकल वैल्यू रख दिया, 50 रख दिया, ठीक है, कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है 50 का। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस y एक्सिस हमने खींच लिया है, लेकिन एक मूल्य जो ये वाला है ना, O से लेकर के P1 तक, ये पहले का प्राइस था, उस समय भी डिमांड यहीं पर था। अब मूल्य अगर घट भी जाता है, देखो बाद का मूल्य है P2 लिखा गया है, तो मूल्य घटा 50% घट गया तो मांग की मात्रा तो इधर बढ़ जाना चाहिए था, यहाँ था मांग की मात्रा तो इधर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, तो मूल्य घटने के बावजूद भी मांग की मात्रा यहीं पर बना रहा, ठीक है, O से लेकर के Q1 तक यहीं तक टिका रहा। जबकि पहले मूल्य इतना था फिर भी मांग इतना था, है ना, यहाँ से यहाँ तक मांग था, ये वाला मूल्य था, लेकिन मूल्य घटना, है ना, मूल्य घटा तो मांग इधर बढ़ना चाहिए था, ऐसे करके मांग इधर बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ा। क्या हुआ, जहीं का तहीं टिका रहा कि मूल्य जो है घट भी गया फिर भी हम OQ1 मात्रा ही खरीद रहे हैं। अच्छा, मूल्य बढ़ भी गया तब भी जो है, यानी कि 50% मूल्य बढ़ भी गया तब भी मांग हम इतना ही करेंगे। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मिलाते हुए मांग की रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। ये मांग की रेखा बिल्कुल खड़ा दिख रहा है, तो इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं शून्य लोचदार मांग। क्या बोलेंगे, शून्य लोचदार मांग, जिसको पूर्णतः बेलोचदार मांग भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है कि अगर मांग की मात्रा में 0% का परिवर्तन और मूल्य में खूब जो है इधर उधर परिवर्तन हो भी रहा है, तो फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखते हैं मांग की लोच को, डेल्टा Q% अपॉन डेल्टा P%। तो डेल्टा Q% कितना है 50% और डेल्टा P% कितना है 50%, सॉरी डेल्टा P% 50 है और डेल्टा Q% 0 है। तो यहाँ पर 0 हमने क्वांटिटी की जगह पर रख दिया, डेल्टा P% हमने यहाँ प्राइस की जगह पर रख दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को, सॉरी 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग किया जाएगा, 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग किया जाएगा तो वो 0 ही आएगा। दैट मीन्स कि ये शून्य लोचदार मांग को दिखा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नोट करके, यहाँ से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं, सो ध्यान से एक एक चीज़ें देखिए। क्या कह रहे हैं कि पूर्णतः जो लोचदार मांग आपने देखा या फिर एक और पूर्णतः बेलोचदार मांग जो आपने देखा, ये दोनों ही स्थितियां वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग जिसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसका नॉमिकल वैल्यू मैंने बताया इनफाइनाइट होता है, और पूर्णतः बेलोचदार मांग जिसका नॉमिकल वैल्यू AD = 0 होता है। ये दोनों ही स्थितियां जो है वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, इसका कोई भी उदाहरण वास्तविक जीवन में नहीं मिलेगा।
यतः ये दोनों जो हैं केवल काल्पनिक धारणाएं हैं, इसलिए इन दोनों का केवल जो है सैद्धांतिक महत्व होगा, थ्योरेटिकल इंपोर्टेंस होगा, इसका कोई भी जो है व्यवहारिक या फिर वास्तविक महत्व नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर में बताए गए सारे कंसेप्ट को आप बेहतरीन ढंग से समझ पाए हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अगली वीडियो अपडेट के साथ हम रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।